हाँ जी, सभी को नमस्कार। सभी का गुरुशाला अकेडमी पर स्वागत है। आपका L1 का जो फर्स्ट मॉडल है उसका अपने वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही नहीं है। देखिए भी, पहला कथन अपने को दिया है, यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, इसकी भाषा काफी बार पूछी गई एग्जाम के अंदर, और ईस्वी सन भी अपने को ध्यान में रखना है। संस्कृत भाषा में सन कौन सा है? 1273 ईस्वी। तो ये जो कथन है बिल्कुल ठीक है। अगला, रतन प्रभ सूरी जो है इसके प्रशस्तिकार थे। बिल्कुल सही बात है। रचना का आपके जो इसके प्रशस्तिकार है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और शिल्पी जो है इसके कौन थे? देलन। तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन यहाँ पर ठीक है। अगला, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है। तो ये कथन जो है इससे मेल नहीं खाता है। ठीक है, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ऐसा इसमें कोई उल्लेख नहीं है। जो अपने बिजोलिया शिलालेख देखते हैं 1170 ईस्वी का, जो कि सोमेश्वर चौहान के काल का है, उसके अंदर जरूर जो है राजपूत है या जो चौहान शासक है उनके बारे में अपने को उल्लेख देखने को मिलता है कि ये वत्स गोत्रीय जो क्या है ब्राह्मण है। ये जो चीरवा शिलालेख है, तो उपयुक्त इन तीनों में से चारों में से तीन जो कथन है वो क्या है, मेल रखते हैं, जबकि चौथा कथन जो है अपना गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 1 2 4, 1 2 3, 1 2 2 3 4, बी नंबर हो जाएगा। बी नंबर जो विकल्प है सही हो जाएगा। यही पूछा है बारे में सही कौन कौन से है, तो पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा यहाँ पर जो है मेल नहीं खाता है। अगला, सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ अपने को दिया है अकादमी, काफी बार प्रश्न आता है, और दूसरी तरफ उनका जो स्थापना परस है वो आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान में रखना, जो राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसका कई बार ये कहाँ पर स्थित है ये भी प्रश्न आ जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी की जो स्थापना है 28 जनवरी 1958 में होती है, और इसको जो दर्जा है वो कब दिया जाता है? 1962 के आसपास दिया जाता है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में। और ध्यान में रख लेना कहाँ पर है, ये उदयपुर में है। कई बार सीधा जिला पूछ लिया जाता है। तो ए में आएगा 3 नंबर। ठीक है, ए में 3 नंबर। राजस्थान उर्दू जो अकादमी है ये आपके जयपुर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी भी आपके जयपुर में है। अरबी फारसी शोध संस्थान जो है इसकी स्थापना 1978 में हुई। ये कहाँ पर है? आपका टोंक में पड़ता है। मिलान कर लीजिए। ए में आएगा 3 नंबर। ए में 3 नंबर केवल इसी के अंदर आ रहा है, तो ए के विकल्प से अपना उत्तर निकल कर आ रहा है। बी, उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? 1979 के अंदर। और राजस्थान जो हिंदी ग्रंथ अकादमी है इसकी स्थापना कब हुई? 1969 के अंदर। ठीक है, और ये जो साहित्य अकादमी है इसकी पुस्तकें ध्यान में रख लेना। तो वो पत्रिका आती है मीरा और मधुमती। मीरा और मधुमती, ये पत्रिका काफी बार पूछी जाती है, और एक बार एग्जाम के अंदर डेट भी पूछी गई है। तो 28 जनवरी 1958 में ये स्थापित हुई, और जो इसको दर्जा है वो कब मिला था? 1962 के अंदर मिला था। ठीक है, विधिवत रूप से इसको जो दर्जा है 1962 में मिलता है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 विकल्प नंबर 3 में आ जाएगा। ये लीजिए, काफी बार प्रश्न आता है इसी प्रकार से, जैसे उर्दू अकादमी है इनके द्वारा नकली स्थान पत्रिका निकाली जाती है। अगला, आहट सभ्यता के संबंध कथन व निष्कर्ष पर अपने को विचार करना है। कथन दिया है, यहाँ से प्राप्त खंडित नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। आहट सभ्यता से एक खंडित नारी की जो है मूर्ति प्राप्त होती है। निष्कर्ष है, अतः यहाँ के लोग मात्र स्थात्मक थे। इस एक मूर्ति के आधार पर अपने ये नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग जो थे मात्र स्थात्मक थे। ठीक है, इस मूर्ति के आधार पर ये थोड़ा सा प्रमाण लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यह कहना कि आहट सभ्यता के लोग जो थे वो मात्र स्थात्मक थे, ये कहना अनुचित होगा। तो ये जो निष्कर्ष है वो यहाँ पर मेल नहीं खाएगा। देखिए भी, कथन व निष्कर्ष सही व उचित निष्कर्ष है नहीं है। कथन व निष्कर्ष सही है व अनुचित निष्कर्ष है। कथन व निष्कर्ष दोनों ही अनुचित या सत्य है। कथन सही है व निष्कर्ष अनुचित है। डी नंबर हो जाएगा भी। कथन तो क्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन निष्कर्ष को अपने क्या मानेंगे? अनुचित मानेंगे। डी नंबर। अगला, कालीबंगा सभ्यता के संबंध में विचार कीजिए। अपने जानते हैं कालीबंगा सभ्यता जो है सरस्वती, प्राचीन नाम सरस्वती, वर्तमान समय में जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित हुई थी। ठीक है, कौन सी जिले के अंदर है? तो हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये स्थित है। जिसकी खोज जो है किसने की थी? अमलानंद जी घोष ने। सर्वप्रथम जानकारी अगर आपसे पूछे, एलपी टेसीटोरी जी ने इसके बारे में जो जानकारी प्रदान की। यहाँ पर उसके बाद जो उत्खनन करता कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे बीबी लाल, बीके थापर हो गए। ठीक है, एमडी खरे है, के एम श्रीवास्तव जी भी ने भी यहाँ पर उत्खनन कार्य किया है। सबसे पहले कालीबंगा जो सभ्यता है
भारत सरकार ने 1961 ईस्वी को कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया था। ये बात बिल्कुल ठीक है अभी। भारत सरकार ने 1961 ईस्वी में इस सभ्यता पर एक डाक टिकट जो है जारी किया था, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। अगला पढ़िए, भारत सरकार के द्वारा 1985-86 में हनुमानगढ़ में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। ये बात बिल्कुल सत्य है भी, कालीबंगा जो संग्रहालय है इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ पर सन जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, जो कालीबंगा संग्रहालय स्थापित किया गया था वो 1983 ईस्वी के अंदर किया गया था। तो अपना 1 नंबर जो कथन है वो सही हो जाएगा और 2 नंबर जो है गलत हो जाएगा। तो देखिए केवल 2, केवल एक व 2, हाँ अच्छा बी नंबर हो जाएगा, केवल 1 सही मानेंगे यहाँ पर, बी नंबर जो है अपना उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्न में से असत्य कथन बताइए। सुंदा पर्वत के अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। अगला कथन है, उदय सिंह ने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर और सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार तथा शस्त्रागार का निर्माण करवाया। समर सिंह ने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर तथा नाडोल पर अधिकार किया। कौन कौन से जो कथन है यहाँ पर सही है ये अपने से पूछा जा रहा है। तो अगर अपनी बात करें यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा कथन है ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपने समर सिंह को अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, समर सिंह ने इल्तुतमिश के अधिकार वाले मंडोर तथा नाडोल पर जो है अपना अधिकार कर लिया था। और इसी प्रकार से उदय सिंह ने जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार तथा शस्त्रागार का निर्माण वगैरह है करवाया था। और यहाँ पर जालोर का जो चौहान वंश है उसके स्थापक कौन माने जाते हैं, वो कीर्तिपाल माने जाते हैं, जिनको कितु की उपाधि दी जाती है। कितु का मतलब होता है एक महान राजा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सुंदा पर्वत अभिलेख में कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया ये गलत है। बाकी दोनों कथन जो है यहाँ पर ठीक है। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी और सी, यानी 2 और 3, विकल्प नंबर बी। अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव किया क्योंकि बाकी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को काम में लिया जा सकता है। अकबर को देश का सम्राट बनने की इच्छा थी और खून खराबे के बगैर उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने की चाह थी। राजपूत प्रशासकीय वर्ग से संबंधित थे या फिर राजपूत जो है वो सूरवीर थे। तो यहाँ पर अगर अपने देखेंगे बिल्कुल ये एक प्रकार से कथन बनाकर पूछा गया है, थोड़ा सा तार्किक प्रश्न मैं इसको बोल सकता हूं। अकबर ने राजपूतों से उदारता पूर्वक बर्ताव किया, इस वजह से किया ताकि जो बागी मुस्लिमों के विरुद्ध लड़ने के लिए राजपूतों को क्या है काम में लिया जा सकता है। ए नंबर हो जाएगा अभी यहाँ पर। ये भी कथन ठीक है कि उसको अपना साम्राज्य बढ़ाने की चाह थी। ठीक है, और उसने जो है सभी के साथ संधियां करके आपसी समझौते के साथ जो है साम्राज्य को बढ़ाने का कार्य किया था। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ना उदारता पूर्वक व्यवहार करने का मुख्य कारण क्या था, वो था जो बागी मुस्लिम है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए जो राजपूत शासक है उनको काम में लिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल सही बैठेगा ए नंबर विकल्प बैठेगा अपना। ये विकल्प पर निर्भर करता है किस विकल्प में अपने को क्या दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से असत्य कथन अपने को बताना है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी यानी उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, ये बात बिल्कुल सत्य है भी। बप्पा रावल जिन्हें अपने काल भोज के नाम से जानते हैं, ठीक है, इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। और जो मेवाड़ के जितने भी शासक है वो स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते हैं, दीवान मानते हैं। बाद के अंदर अंदर जो इनके बाद के जो शासक थे जैसे राणा मोकल के टाइम अगर आप बात करें तो इन्होंने इस एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। इसके बाद महाराणा कुंभा के टाइम जो है इनकी पूजा व्यवस्था करने के लिए 4 गांवों को भी है दान में दिया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है और लकुली संप्रदाय का मंदिर है ये। ठीक है, कौन से संप्रदाय का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित लकुली संप्रदाय का मंदिर है। अगला, अल्लड़ ने आहट यानी उदयपुर में वराहा मंदिर का निर्माण करवाया, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। जैतर सिंह ने मेवाड़ में नौकरशाही यानी प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, ये गलत है। ये जो नौकरशाही है मेवाड़ के अंदर शुरू करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया था, वो अल्लड़ के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, इसी को अपने अल्लट या आलूराव भी आता है ना, इसी को अपने अल्लट या आलूराव बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया था। अपने जानते हैं इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी किया था हरिया देवी के साथ और इन्होंने मेवाड़ के अंदर जो नौकरशाही जो है उसको प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ये जैतर सिंह जो है ये गलत हो जाएगा। हमीर सिसोदिया ने चित्तौड़ में बरवड़ी यानी अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया, ये कथन भी अपना ठीक है। तो गलत कौन सा हुआ, असत्य छांटना था, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, गुर्जर प्रत्यारों की उत्पत्ति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
नीलकुंड, देवली और राधनपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, करहाड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया है। ये बात ठीक है भी। अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है, ये कथन भी आपका ठीक है। मिस्टर जैक्सन ने बंबई गजेटियर में गुर्जरों को विदेशी बताया है, और इनकी बात नहीं है, जितने भी यहां पर अपने विदेशी इतिहासकार देखेंगे वो अधिकांशतः, चाहे अपने वो राजपूत शासक हो, चाहे वो प्रतिहार शासक हो, इन सभी को वो इनका संबंध कहां से मानते हैं? विदेशी शासकों से मानते हैं। ठीक है। अगला, स्मिथ स्टैनफोर्डी ने इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया है, तो ये यहां पर जो है गलत दिया गया है। इन्हें लक्ष्मण का जो वंशज जो है वो ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है, जो कि मिहिर भोज के काल का है। जो कि मिहिर भोज के टाइम का जो ग्वालियर अभिलेख है उसमें गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज बताया गया है, और इनको द्वारपाल की संज्ञा दी गई है। द्वारपाल का मतलब क्या होता है? रक्षा करना। ठीक है। सामान्य तौर पर ये जो प्रतिहार शब्द है तो यहां पर ध्यान रखना, जो स्मिथ स्टैनफोर्डी ने इन्हें लक्ष्मण का वंशज बताया, ये कथन अपना जो है गलत हो जाएगा। लक्ष्मण का वंशज अगर आपसे सीधा पूछ लिया जाए कौन से अभिलेख में भी बताया गया है, तो आप बता सकते हो ग्वालियर अभिलेख में बताया है। ग्वालियर अभिलेख में ऐसा उल्लेख आता है। ठीक है। और ये जो ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार शासक मिहिर भोज के टाइम का है। तो यहाँ पर कथन कौन कौन से सही हो जाएंगे? 1, 2 व 3। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा अपना, डी नंबर। ठीक है। चौथा यहाँ पर गलत है। अगला, 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों से संधिया का युग प्रारंभ होता है। ठीक है भी। जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रियासतों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित हुई, इसके मूल कारणों के संदर्भ में सत्य कथन है। मुगलों से संधि के बाद युद्ध की जो स्थिति है लगभग समाप्त हो गई। परिमाणतः शासन के सैनिक सहयोग के लिए सामंतों पर जो निर्भरता है वो कम हो गई। अगला है, मुगल से संधि के बाद शासक जो है, मुगल जो है मनसबदार जो है वो बन गए। तो यहाँ पर ये जो दोनों ही कथन है वो दोनों ही कथन क्या माने जाएंगे? सही माने जाएंगे। ठीक है। क्योंकि मुगलों से संधि के बाद जो युद्ध की स्थिति है वो लगभग समाप्त हो गई थी, ये बात ठीक है। और मुगल संधि के बाद जो शासक है वो मुगल क्या बन गए थे? मनसबदार। और ये मनसबदारी प्रथा जो है अकबर के टाइम ही शुरू हुई थी। हालांकि इसमें सर्वाधिक जो बढ़ोतरी है वो औरंगजेब के टाइम होती है। तो यहाँ पर ये दोनों कथन सही है। तो 1 व 2 दोनों सत्य हैं, सी नंबर हो जाएगा। राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम अपने को बताना है। बयाना दिया है खानतोली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। तो खानतोली की लड़ाई कब होती है? 1517 की है, ये 1517 ईस्वी की है। गागरोन की 1519 और बयाना की 1527 की है। तो सबसे पहले कौन से आएगा? बयाना और खानवा 1527 में है। ठीक है। खानतोली 1517 में है। फिर बांडी की लड़ाई होती है, फिर गागरोन की लड़ाई होती है, और इसी प्रकार से इडर की लड़ाई जो है 1520 ईस्वी के आसपास होती है। तो इनकी जो राणा सांगा में काफी बार ये प्रश्न आता है। सबसे पहले कौन सा आएगा? खानतोली, उसके बाद आ जाएगा गागरोन, और फिर आएगा बयाना। 231 देख लो किसमें है, 3 नंबर विकल्प। सबसे पहले खानतोली की लड़ाई 1517 प्राइम लोधी के साथ होती है। उसके बाद बांडी की लड़ाई जो कि धौलपुर में होती है 1518 ईस्वी में। फिर गागरोन की लड़ाई होती है 1519 ईस्वी में, जहां पर महमूद खिलजी द्वितीय को कैद कर लिया जाता है और लगभग 6 महीने अपने पास रखकर बाद में रिहा कर दिया जाता है। इडर की लड़ाई होती है, ठीक है, वो जो 1520 के आसपास होती है। उसके बाद बयाना और जो खानवा है दोनों ही 1527 ईस्वी की है। पहले बयाना की लड़ाई होगी जिसमें राणा सांगा द्वारा बाबर को हराया जाएगा। ठीक है। हालांकि ये जो लड़ाई है माना जाता है इनके बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुई थी, दोनों की सेनाओं के मध्य ये लड़ाई हुई थी। इसके बाद जो खानवा की लड़ाई है वो 1527 में होती है, मार्च के अंदर। ये 16 फरवरी और खानवा 17 मार्च 1527 के अंदर होती है। ठीक है भी, तो ध्यान रखिएगा, काफी बार प्रश्न आता है, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम पूछा जा रहा है। जलाल खां, मान सिंह, भगवत दास और टोडरमल मान सिंह। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आप इसकी एक ट्रिक भी है, इसको याद रख सकते हो, जमा भट्टो। जमा भट्टो, इसको याद कर लो। यानी सबसे पहले कौन आएगा? जलाल खां, फिर जाएंगे मान सिंह, फिर आएंगे भगवंत दास, फिर आएंगे टोडरमल। ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। सही क्रम पूछा है, सबसे पहले जलाल खां को भेजा गया, बात नहीं बनी, फिर मान सिंह जी को भेजा गया,
फिर भी बात नहीं बनी, फिर भगवंत दास और फिर अंतिम रूप से सबसे टोडरमल जी को भेजा गया था। ए नंबर आ जाएगा। जैसलमेर में 1550 में वहां के शासक लूणकरण के समय अर्ध साका हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ। देखिए साका जहां पर भी होगा ना, पूर्ण साका का मतलब है जहां पर जो वीर पुरुष है वो केसरिया करते हैं और महिलाएं जो है वो जोहर करती हैं। ठीक है, चाहे वो अग्नि जोहर हो या जल जोहर हो। हालांकि राजस्थान के अंदर अपने देखे रणथंभौर को छोड़कर जितनी भी रियासतें हैं जहां पर जोहर हुआ है वहां पर महिलाओं ने अग्नि जोहर ही किया है। ठीक है, और जो वीर पुरुष है वो लड़ाई के अंदर क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो अपने जैसलमेर को प्रसिद्ध भी मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मूलराज के टाइम अलाउद्दीन का आक्रमण होता है, उस समय यहाँ पर क्या होता है, साका होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है रावल दूदा के टाइम फिरोज तुगलक का आक्रमण होता है, उस समय भी यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साका होता है। फिर ये जो तीसरा और अंतिम है, यहाँ पर क्या है, केवल और केवल केसरिया होता है। यहाँ पर केवल और केवल केसरिया होता है, जोहर नहीं होता है। इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, अर्ध साका। साके के अंदर आपका क्या आएगा भी, जब भी साका आएगा इसका मतलब उसमें केसरिया भी हुआ है। पुरुष जो है केसरिया करेंगे और महिलाएं जो है जोहर करती है। इन दोनों में से एक हो रहा है तो उसे अपने क्या बोल देते हैं, अर्ध साका बोल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये केसरिया तो हुआ किंतु जोहर नहीं हुआ, ए नंबर हो जाएगा भी। अच्छा प्रश्न है। ठीक है, लूणकरण के समय अमीर अली यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो है वीर पुरुषों ने केसरिया किया, लेकिन यहाँ पर जोहर नहीं हुआ। इसी वजह से इसको क्या माना जाता है, अर्ध साका माना जाता है। और जैसलमेर जो है आपका 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 2.5 साका इसी वजह से, ये जो अंतिम रूप से था ये अर्ध साका माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन अजमेर के चौहान राजा अजय राज या अजय देव के विषय में सही नहीं है। ठीक है, अजय राज जहां से आपका अजमेर का चौहान वंश शुरू होता है, क्योंकि इन्होंने अजमेर की स्थापना की थी। इनके बारे में अपने पढ़ते हैं, अपनी पत्नी सोमलवती के नाम से सिक्के चलाए थे। अजय राज ने अजमेर के नवीन नगर की स्थापना की, बिल्कुल ठीक है भी। पृथ्वीराज विजय जो कि जानकी है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजय राज ने गजन मतंगा अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया, ये बात भी ठीक है। दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला यह पहला चौहान शासक था, ये कथन गलत हो जाएगा। दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला जो चौहान शासक माना जाता है वो आपके विग्रहराज चतुर्थ है। ठीक है, कौन है, विग्रहराज चतुर्थ को माना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को ही अपने क्या बोलते हैं, बिशल देव के नाम से जानते हैं। ठीक है, बिशल देव के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम दिल्ली को अधिकार में लेने वाले शासक कौन थे, विग्रहराज चतुर्थ थे। और इस बात की जो पुष्टि है वो कौन करता है, आपका बिजोलिया शिलालेख करता है। बिजोलिया शिलालेख जो कि आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है, इसके अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जो दिल्ली को अधिकार में लेने वाला पहला जो चौहान शासक था वो कौन था, आपका विग्रहराज चतुर्थ था। और जो चौहानों की उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से बताई गई है। तो बिजोलिया शिलालेख काफी बार प्रश्न आता है, 1170 ईस्वी का है, सोमेश्वर चौहान के टाइम का माना जाता है। अगला, कुछ सिक्कों पर उसकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लिखित है, तो ये कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत कौन सा, सी नंबर। अगला, सुमेलित करना है, उपनाम दिए हैं और संबंधित अपने को व्यक्ति दे रखा है, अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। राजस्थान का गांधी, गांधी जी का 5वां पुत्र, गांधी जी का जो 5वां पुत्र है किसे माना जाता है, जमनालाल बजाज को माना जाता है। इसी प्रकार से जो मारवाड़ के गांधी है किसको माना जाता है, डी में आएगा 3 नंबर, जयनारायण व्यास को माना जाता है। वांगड़ के गांधी किसको माना जाता है, भोगीलाल पांड्या को, 2। और राजस्थान का जो गांधी है किसे माना जाएगा, गोकुल भाई भट्ट, कर लीजिए भी। क्या आएगा, 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, डी नंबर विकल्प, ये लीजिए 4 1 2 3। अगला, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में कौन सा या कौन से कथन जो है वो सत्य नहीं है। यह एग्रीमेंट 1942 में हुआ, ठीक है भी। इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ये गलत है भी। इसका संबंध झालावाड़ से नहीं है, जयपुर रियासत से है। ठीक है, यह एग्रीमेंट जो है आपके झालावाड़ से नहीं है, जयपुर रियासत से संबंधित है आपके। और इस एग्रीमेंट के विरोध में कौन सा मोर्चे का गठन हुआ, यह भी प्रश्न आता है। तो इसके विपक्ष में आजाद मोर्चा का गठन होता है, जो कि किया था बाबा हरीश चंद्र ने, अपने पढ़ते आए हैं।
ये एग्रीमेंट 1942 का ये कथन आपका ठीक है। इस एग्रीमेंट के जो अनुसार है, रियासती जो सरकार है भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगी। बाकी दोनों ठीक है इस, लेकिन ये बी नंबर जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। अपने को सत्य नहीं छांटना था, बी नंबर आ जाएगी। अगला, 1857 के विद्रोह के समय कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य है? एक इसमें अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए, इस एग्रीमेंट में कौन कौन थे, तो याद रख लेना, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल के मध्य होता ही, ठीक है, हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल। और इसके विपक्ष में कौन से मोर्चे का गठन होता है? विपक्ष आ जाए या विरोध में आ जाए, आजाद मोर्चा का गठन होता है, आजाद मोर्चा, जिसके अंदर कौन थे आपके बाबा हरीश चंद्र। ये लीजिए, 1857 के विद्रोह के समय कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सत्य है? राजस्थान में 1857 के विद्रोह में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बिल्कुल था। यहाँ पर लगभग जो है 6 महीने जनता का शासन रहा था। 1857 की क्रांति में अपने पढ़ते आए हैं। इस वक्त कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। इनका जो है सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। कोटा में क्रांति की कमान रियासत के पूर्व वकील लाला जयदयाल व रिशालदार मेहराब खां के हाथों में थी, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सारे ही सत्य हो गए भी, सभी कथन जो है सत्य होंगे। डी नंबर। बिजोलिया आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन व अहिंसात्मक आंदोलन था, बिल्कुल ठीक है। भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला यानी 44 वर्ष तक चलने वाला था, ये बात बिल्कुल ठीक है। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 64 प्रकार के कर लगाए, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ पर बिजोलिया के अंदर लगभग जो है 84 प्रकार की क्या हुआ करती थी, लाग बाग हुआ करती थी। यहाँ पर दो प्रश्न आते हैं, एक और अगर आपसे आएगा तो एक जैसे आपका चौवरी कर पूछा जाता है और एक आता है तलवार बंधाई। तलवार बंधाई बोल दो या इसी को अपने उत्तराधिकारी शुल्क के नाम से जानते हैं, उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार शुल्क। इनमें काफी बार प्रश्न आता है, तो ध्यान में रखना जो चौवरी कर है ये कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था और कृष्ण सिंह, और तलवार बंधाई जो कर है वो आपके पृथ्वी सिंह द्वारा लगाया गया था, ठीक है, पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह के जो बाद यहाँ पर शासक बने। इस आंदोलन के नेतृत्व करता जो साधु सीताराम दास से, बिल्कुल ठीक है। अभी 3 नंबर यहाँ पर जो है गलत है, गलत छांटना था। अगला, अब आपके आगे भौतिक प्रदेश जो कि आपको बंसी सर करवाएंगे। पहले अपने कल्चर के प्रश्न कर लेते हैं। ये लीजिए भी, दिए गए कथन किस शैली से संबंधित है? आपका चित्रकला से संबंधित यह प्रश्न है। 1680 में द्वारिकादास चुंडावत के समय प्रारंभ हुई। मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ शैलियों का मिश्रण जो है इसमें देखने को मिलता है और इसमें पीले रंगों की क्या है, बहुलता रही है। ये जो विशेषता है कौन सी शैली की? और यहाँ के जो मुख्य चित्रकार है वो हरचंद है, नंगा है, चोखा है। तो कौन से? अभी उनियारा शैली नहीं भी, शाहपुरा, आमेर, जयपुर। तो बिल्कुल स्पष्ट आंसर है देवगढ़ शैली, ठीक है, देवगढ़ शैली है। देवगढ़ शैली की सभी विशेषताएं हैं। द्वारकादास चुंडावत के समय ये शुरू हुई। मुख्य चित्रकार कौन थे? हरचंद, नंगा, चोखा, काफी बार एग्जाम में प्रश्न आता है। पीले रंगों की यहाँ पर बहुलता थी और इन तीनों ही शैलियों का इसमें मिश्रण है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, ठीक है। अगला, सुमेलित करना अपने को स्वाई प्रताप सिंह, अनूप सिंह, विनय सिंह और मान सिंह। तो अपने जानते हैं मान सिंह जोधपुर, ए आएगा इसमें। विनय सिंह का संबंध कहां से है? अलवर से है, डी नंबर। अनूप सिंह कहां से हैं? बीकानेर से हैं। और स्वाई प्रताप सिंह जो है वो आपके जयपुर से हो जाएंगे। तो देखिए किस में हो जाएगा ये? एक में क्या आना चाहिए? 4। तो 4 इसमें और इसमें, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मिलान कैसे दिया इन्होंने? यहाँ पर भी ABCD दे रखा है। चलिए भी मैं इसको ऐसे ही ध्यान में रख लेना आप।
भाई प्रताप सिंह आएगा, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयपुर से। ठीक है। अनूप सिंह आपके बीकानेर से। विनय सिंह अलवर से। और मान सिंह जो है आपके जोधपुर आ जाएगा। ठीक है, मान सिंह जो है वो जोधपुर आ जाएगा। अच्छा, ऐसे मिलाया है इन्होंने। जोधपुर में ये 4 आ गया, ठीक है। फिर है बीकानेर, बी में 2 आएगा, ये रहा। फिर आएगा आपका जयपुर, जयपुर में प्रताप सिंह 1 और विनय सिंह, अच्छा सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 1 2 3 ऐसे दे रखा है। कौन सा हो जाएगा, 4 2 1 3 आ जाएगा। उपयोग उपयुक्त में से असत्य कथन है। विनय सिंह का अलवर चित्रकला में वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का था। ठीक है अभी अलवर चित्रकला शैली की यहाँ पर बात हो रही है। बलदेव व गुलाम अली ने गुलिस्ता नामक पुस्तक का चित्रण किया। काफी बार प्रश्न आता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल ठीक है। शिवदान सिंह के समय मूलचंद तथा उदयराम ने हाथी दांत पर चित्रकारी की। ये इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अभी यहाँ पर ये मूलचंद तथा उदयराम ने जो हाथी दांत पर चित्रकारी की थी वो मंगल सिंह के टाइम की थी, शिवदान सिंह नहीं होगा इसमें। कौन आ जाएगा, मंगल सिंह। तो ये कथन अपना गलत हो गया। शिवदान सिंह के समय काम कला के आधार पर चित्र बने। काम कला के आधार पर काफी जो चित्र है आपके शिवदान सिंह के समय बने, तो यहाँ पर जो असत्य कथन है कौन सा है, सी होगा भी। ठीक है, यहाँ पर जो ये मूलचंद तथा उदयराम ने जो हाथी दांत पर चित्रकारी की थी वो मंगल सिंह के टाइम की थी। तो बाकी तीनों कथन यहाँ पर उचित है। अगला देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। बिल्कुल आसान है, 6 के 6 का नाम बताना है अपने को। 6 जो पहाड़ी किले हैं इनमें कौन कौन है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है, आमेर है, जैसलमेर है और बीकानेर है। बीकानेर नहीं है अभी इसमें, बीकानेर जो है इसमें नहीं है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर भी इसमें शामिल नहीं है। जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उसका भी नाम दिया गया था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया था। ये जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है इसमें आपने कौन कौन से हैं, तो इसमें भी जोधपुर आ गया, ये भी कट जाएगा। इसमें चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, गागरोन जो कि झालावाड़ वाला, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर, 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, जो जोधपुर का मेहरानगढ़ किला है उसका भी नाम दिया गया था लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया था। अगला सुमेलित करना है अपने को, बयाना दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग, जालोर दुर्ग और सोजत दुर्ग। ये जो दुर्ग है कौन कौन सी पहाड़ी पर बने हुए हैं, इस प्रकार से सुमेलित करना है। तो अपने देखते हैं, जो अजय मेरू दुर्ग है पिठली पहाड़ी पर है, सी में आएगा 4 नंबर, सी में आएगा 4 नंबर। ठीक है, बयाना जो दुर्ग है वो दमदमा या मानी पहाड़ी पर है। इसी प्रकार से जो आपका जालोर दुर्ग है वो स्वर्णगिरी पहाड़ी पर है। और जो सोजत दुर्ग है आपका नानी सीढ़ी पहाड़ी पर है। बयाना दुर्ग यहाँ पर एक होना चाहिए भी, ये एक है, ये फर्स्ट है इसमें। ठीक है, एक में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। और ये क्या कर गए, ए सी ए सी। फिर उसके बाद अजय मेरू जो दुर्ग है 4 नंबर। ठीक है, जालोर दुर्ग स्वर्णगिरी पहाड़ी, सोजत दुर्ग जो है नानी सीढ़ी पहाड़ी, बी नंबर विकल्प को देख लेना भी। 1 2 3 4 बी नंबर आ जाएगा भी। इनको 1 2 3 4 कर लो, 1 2 3 4, अब ठीक है। ये अगला, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प का चयन करना है अपने को। कलता मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, कालिका माता मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है, वर्ष मंदिर भगवान शिव को मंदिर है, हिंदू केशव मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया नहीं है कौन से मंदिर विशेष के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। सभी जो मंदिर है वो गलता मंदिर से संबंधित है या फिर अलग है। उत्तर जो है यहाँ पर बी नंबर दिया दे रखा है, तो इसको अच्छे से देख लेना भी। यहाँ पर कोई स्पष्ट नहीं हो रहा है कौन से जो मंदिर है उसके बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पर
कालिका माता मंदिर, जो कालिका माता के मंदिर राजस्थान में बहुत सारे अभी, ठीक है। माता मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। गलता मंदिर सूर्य देव को समर्पित मंदिर है। वर्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। थोड़ा सा प्रश्न जो है अस्पष्ट है, इसको देख लेना अच्छे से। अगला, उदयपुर में स्थित सिटी प्लेस के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है उसमें। उदयपुर में स्थित सिटी प्लेस के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? यह उदयपुर में पिछोला झील के किनारे स्थित है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1499 ईस्वी, ये गलत है भी। इसका जो निर्माण है महाराणा उदय सिंह, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, महाराणा उदय सिंह सेकंड भी अपने कर सकते हैं, ठीक है, 1559 ईस्वी इन्होंने उदयपुर नगर भी बसाया था, इनके द्वारा करवाया गया है। और इनके बाद के जितने भी शासक है, लगभग 22 शासकों का इसमें इस सिटी प्लेस में योगदान रहा है। और इसका जो निर्माण कार्य है लगभग 400 वर्षों तक चला था। और इसको उदय सिंह सेकंड कर लेना भी, पहले अपने महाराणा उदा पढ़ते आए हैं, ठीक है, जो कि मेवाड़ के पितृहंता माने जाते हैं, जिन्होंने महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा उदा, जिनको उदय सिंह अपने प्रथम भी बोल सकते हैं, लेकिन जब अपने इतिहास पढ़ते हैं उनको उदय बोलते हैं। तब वो उदय सिंह प्रथम है जिन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। उसके बाद रायमल जी क्या है, उनके साथ लड़ाई होती है और रायमल जी गद्दी पर बैठ जाते हैं। फिर रायमल के पुत्र आपके राणा सांगा जो है शासक बनते हैं। ये आपके महाराणा उदय सिंह सेकंड है जिन्होंने उदयपुर नगर की स्थापना की और 1559 ईस्वी में इस सिटी प्लेस का जो है निर्माण कार्य जो है शुरू करवाया था। यहाँ पर ये जो बी नंबर है गलत माना जाएगा, यहाँ पर 1499 दे रखा है, ठीक है। फर्ग्यूसन ने राजस्थान के विंडसर महलों की संज्ञा दी, ये कथन ठीक है। पिछोला जेल के अंदर जग निवास महल व जग मंदिर बने हुए हैं, ये भी ठीक है। तो 4 कथन है, इनमें से गलत कौन सा है? ये वाला है। क्या आ जाएगा? महाराणा उदय सिंह द्वितीय 1559 ईस्वी आना था। अगला, चुंगी तीर्थ का मेला कब वह कहाँ लगता है? चुंगी तीर्थ, ये इसमें कई बार सीधा प्रश्न आता है कि चुंगी तीर्थ जो है वो कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर आपको दोनों ही दे दिए हैं, तो दोनों ही ध्यान में रखने हैं। एक तो याद रखना है जैसलमेर, और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी जो आपकी गणेश चतुर्थी है, किससे संबंधित है? गणेश जी भगवान से संबंधित है, ए नंबर। तो चुंगी तीर्थ है कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है। अगला, 84 खंभों की छतरी के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? 84 खंभों की छतरी जो है आपके बूंदी में अवस्थित है। इसका निर्माण 1683 से 1695 ईस्वी के मध्य करवाया गया। यह छतरी भगवान शिव को समर्पित है। इस छतरी का जो निर्माण है राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया, यह गलत है भी। इस 84 खंभा छतरी का जो निर्माण है महाराजा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था और अपने भाई देवाबाई की स्मृति में करवाया गया था। जबकि यहाँ पर ये बोल रहा है देवाबाई द्वारा करवाया गया था, अपने भाई देवाबाई की स्मृति में करवाया था, महाराणा अनिरुद्ध के द्वारा करवाया गया था। ये अपना कथन जो है गलत हो जाएगा। इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा करवाया गया था, ठीक है। इसमें भी छोटी सी गलती दे रखी है इन्होंने, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ये जो इस छतरी का जो निर्माण है राव अनिरुद्ध सिंह के द्वारा करवाया गया और अपने ये जो दो भाई थे देवा, इनकी स्मृति में करवाया गया था, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से सी नंबर जो गलत है। अगला, हेला ख्याल से संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? हेला ख्याल, हेला ख्याल के एक तो प्रवर्तक ध्यान में रखने हैं, कौन है? शायर हेला है। सीधा प्रश्न आता है बहुत बार, इनके प्रवर्तक याद रखने हैं। यह ख्याल जो है दौसा, लालसोड़ तथा सवाई माधोपुर क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है भी। इस ख्याल में दंगल प्रतियोगिता संगीत के साथ शुरू होती है, ये कथन भी ठीक है। इसमें लोक गीतों की प्रधानता होती है, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। इसमें लोकगीतों की प्रधानता नहीं होती है, इसमें हेला, हेला देना मतलब या फिर लंबी टेर में आवाज दी जाती है, उसकी जो है प्रधानता रहती है। इसकी प्रधानता रहती है हेला देना, या फिर इसी को अपने क्या बोलते हैं? लंबी टेर में आवाज देना, लंबी टेर में आवाज देना, इसकी जो है प्रधानता रहेगी। तो यहाँ पर ये गलत है। इस ख्याल के प्रमुख वाद्य यंत्र नौबत और बम नगाड़ा है, ठीक है भी। सभी बातें ध्यान में रख लेना। विकल्प नंबर सी। राजस्थान की रीति रिवाजों के अध्ययन से क्या महत्व
महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकलता है। सीधा सा प्रश्न है, एक प्रकार से तार्किक प्रश्न है आपका। कि रीति रिवाजों में युद्धकालीन स्थितियों की झांकी है। रीति रिवाजों पर वैदिक परंपराओं का प्रभाव है। रीति रिवाज लचीले हैं। रीति रिवाजों में सरसता तथा उपयोगिता है। तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष है अपने विकल्प के अनुसार डी नंबर के साथ जाएंगे। सबसे अच्छा विकल्प जो है यही है। इसमें क्या है, रीति रिवाजों में सरसता तथा उपयोगिता है। अगला, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन, इन्हें धोलियावीर, काला एवं बाला का लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल पूजा जाता है भी। तेजाजी महाराज की जो क्रमस्थली है, जहां तेजाजी का थान स्थित है, पांसी दुगारी जो कि बूंदी में स्थित है। बिल्कुल ठीक है भी। इनकी घोड़ी का नाम लीलन है। ये बात कथन भी आपका ठीक है। इनके पिताजी का नाम अजमल जी है। ये गलत है। अजमल जी जो थे वो रामदेव जी के पिताजी थे। ठीक है, इनके पिताजी कौन थे? ताहड़ जी। यहाँ पर डी जो है गलत है। इनकी माताजी का नाम पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तेजाजी की जो माताजी थी राम कुंवरी, फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक बार ये प्रश्न आया है, तो ध्यान में रखना। कौन थी? राम कुंवरी। अगला, सुमेलित कीजिए। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा और प्रवर्तक दे रखे हैं अपने को, मिलान करना है। राम स्नेही जो संप्रदाय है, इसकी प्रधान जो पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में पड़ती है। और इसकी जो 4 उपपीठें हैं, जो नागौर वाली पीठ है, बीकानेर वाली पीठ है, ये रखे अपने को। सियथल, रेण, ये नागौर में पड़ती है। रेण कहाँ है? नागौर में है। सियथल कहाँ है? बीकानेर में है। शाहपुरा भीलवाड़ा प्रधान पीठ होगी। खेड़ापा कहाँ है? जोधपुर में है। बस मिलान करना है। तो सियथल बीकानेर में कौन आ जाएगा? संत हरिराम दास जी। ए में 2 नंबर आएगा। रेण शाखा के अंदर कौन थे आपके प्रवर्तक? संत दरियाव जी। खेड़ापा जोधपुर के कौन हो जाएंगे? संत रामदास जी। और शाहपुरा के कौन हो जाएंगे? संत रामचरण जी। तो डी में 1 नंबर आएगा अभी। डी में 1 नंबर, सी में आएगा अपना 3 नंबर, बी में आ गया 4 और ए में 2। सी नंबर विकल्प हो जाएगा। सी नंबर विकल्प। जो लोक संत है उनसे प्रश्न है ये। अगला है बड़ालिया से तात्पर्य है वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष का स्वागत करना, शोक स्वरूप अपनी दाढ़ी, मूछ तथा बाल कटवा लेना, अफीम द्वारा मेहमानों की मान मनोबल करना, वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाला। ये जो बढ़ालिया है, अगर आपने मीणा जनजाति को अच्छे से पढ़ा है तो वहां पर आपने जरूर पढ़ा होगा, वैवाहिक संबंधों में जो मध्यस्थता करने वाला होता है ना, उससे अपने क्या बोलते हैं? बढ़ालिया बोलते हैं। 3 नंबर आएगा। जनजाति का आपका ये प्रश्न है। अगला फिर से सुमेलित करना है, कुप्रथा है और सर्वप्रथम जो रोक लगाने वाली रियासत है वहां से प्रश्न है। कन्यावध, समाधि प्रथा, स्त्री प्रथा और त्याग प्रथा। तो अपने जानते हैं जो त्याग प्रथा है उस पर रोक लगाने का कार्य सबसे पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी? आपकी जोधपुर थी। तो डी में आएगा आपका 4 नंबर। डी में 4 नंबर आएगा अभी। ठीक है, इसी प्रकार से स्त्री प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? आपकी बूंदी रियासत थी। फिर समाधि प्रथा को रोकने वाली आपकी जयपुर और कन्यावध को रोकने वाली सर्वप्रथम रियासत कौन सी थी? कोटा थी। तो ए में 1, बी में 3। यहां पर ऐसे कर लो, ए, बी, सी और डी। ए में क्या आएगा? 1 आएगा। तीनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, काट दीजिए इसको। फिर बी में 3 नंबर, बी में 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसको काट दीजिए। फिर है सी में 2 नंबर, ये रहा। सी नंबर विकल्प हो जाए। सी नंबर विकल्प। अगला, संगीत विनोद के रचनाकार कौन थे भी? महाराजा अनूप सिंह बीकानेर, राजकुमारी रमा देवी मेवाड़, राजा हमीरदेव चौहान रणथंभौर और महाराजा मान सिंह जोधपुर। तो संगीत जो विनोद है किसका है? बीकानेर के जो महाराजा थे अनूप सिंह जी, उनकी है। ठीक है, एक बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी हैं और जो मेवाड़ के शासक अपने राणा कुंभा, उनकी भी जो कृतियां हैं, जो टीकाएं हैं, वो काफी बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इन दोनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर आपके जो हिस्ट्री और कला एवं संस्कृति के प्रश्न हैं वो समाप्त हो गए हैं। अब आपको जो बंसी सर हैं वो ज्योग्राफी के प्रश्न करवाएंगे। आइए सर।
हाँ जी, नमस्कार सभी को। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में जो आपको क्वेश्चन करवा दिए हिस्ट्री कल्चर के करवा दिए हैं, अब बात करते हैं अपने ज्योग्राफी के क्वेश्चनों की। ज्योग्राफी की अपने जो प्रश्न हैं वो 18 से शुरू हुए थे। 18 से शुरू हो रहे थे टेस्ट के अंदर, और इनकी बात कर लेते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ऐसे शब्द, ऐसे जो क्वेश्चन है, लास्ट में आपको है इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है, और लास्ट में जो शब्द दिए होते हैं उनको आपको जो हाईलाइट करना होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहाँ पे लास्ट में आप इतना ही पढ़ पाओगे कि हाँ कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछ रहा है मतलब, ये हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उस एग्जाम टाइम में या फिर कोई टेस्ट लगा रहे हैं उस टाइम में अपने ऊपर प्रेशर होता है कि कितना टाइम पीरियड के अंदर है अपने को कंप्लीट करना होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप जो है सीधा सीधा अगर पढ़ोगे तो गलत कर दोगे। तो यहाँ पे सत्य नहीं है ये पूछा है, मतलब ये असत्य की बात कर रहा है, असत्य की बात कर रहा है। असत्य की बात करें तो पहला दे रखा है हड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा बनाता है। नहीं, यहाँ पे ये गलत दे रखा है। देखो, हड़ौती का पठार इस एरिया के अंदर है, ये पश्चिम के अंदर ये है, ये पश्चिम राजस्थान में पश्चिमोत्तर सीमा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू स्तूप मुक्त है, यानी नहीं पाए जाते। यहाँ पे क्या है, बालू स्तूप नहीं पाए जाते। ये एरिया कितना है, 41.50% सही दिया है, ये सही दिया है। और पूछ लिया जाए हमसे बालू स्तूप मुक्त प्रदेश की, बालू स्तूप युक्त प्रदेश, बालू स्तूप युक्त, यानी यहाँ जहाँ पे बालू स्तूप पाए जाते हैं वो क्षेत्र पूछ लिया जाए तो वो जो है 58.50% है। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखें, कई बार पूछा जा चुका है अपने एग्जाम में, तो ये सही है। नेक्स्ट, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा है। जी, यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत, ये जो है पॉइंट गलत दे रखा है। ये संरचनात्मक दृष्टि से बात की जाए, जो भारत के भौतिक प्रदेश है ना, उनमें जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 हैं, वो भारत के भौतिक प्रदेश की बात करें तो एक तो है उत्तरी का जो वृहद मैदान है, उसके तो भाग हैं। इसके अलावा ये उत्तरी पर्वतीय के नहीं है, ये जो है पठारी प्रदेश के, पठारी या फिर हम बोल सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार के, प्रायद्वीपीय पठारी भाग हैं, प्रायद्वीपीय पठारी भाग के हैं ये नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कारण ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, अरावली पर्वत में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। जी हाँ, अरावली है वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में है। अगर पूछ ले निर्माण किस में, तो निर्माण के समय है ये वलित पर्वतमाला थी, वर्तमान में अवशिष्ट के रूप में विद्यमान है। तो यहाँ पे गलत पूछा था, असत्य, पहला असत्य है, तीसरा असत्य है, पहला और तीसरा है, यहाँ पे असत्य है, बी इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, थार मरुस्थल के संबंध में कौन से तथ्य सही नहीं है? कौन से तथ्य सही नहीं है? यह विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला, हाँ जी, सर्वाधिक आबादी है, जैव विविधता वाला है, ये जो है मरुस्थल है, ये एकदम सही है। यहाँ का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, जी नहीं, यहाँ पे बात करें, ये जो है अपने यहाँ पे अरावली है, यहाँ पे इसकी ढाल है इधर वाले एरिया से ऐसे आती है, क्योंकि हम पढ़ते हैं लूणी नदी का अपवाह है। अगर देखते हैं सीधा सा तो यही भाग है, कहाँ से कहाँ तक है, उत्तर पूर्व से लेकर है दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से पश्चिम नहीं होगा, ये गलत दे रखा है। यहाँ पे बबुल है, फागे लिख रखा है, ये फोग है, धोकड़ा है, केर है, यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में 3 बिंदु तो सही दे रखे हैं, पर एक बिंदु यहाँ पे गलत दे रखा है। ये जो धोकड़ा वृक्ष है ना, धोकड़ा वृक्ष है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। धोकड़ा है वो सवाई माधोपुर करौली में पाया जाता है, सवाई माधोपुर और करौली में पाया जाता है, सवाई माधोपुर और करौली क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ की जलवायु शुष्क में अत्यधिक विषम है, जी हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। बाजरा, मोठ, ग्वार यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, ये भी सही है। मतलब ए सही है, डी सही है, ई सही है। यहाँ पे पूछा है असत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है, बी और सी असत्य है, बी और सी असत्य है, असत्य पूछा गया था, बी और सी यहाँ पे असत्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल, यानी जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी बात कर रहा है। ग्रीष्म तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है, यानी जो ग्रीष्म ऋतु आती है, अपनी गर्मी आती है, उस समय तापमान अचानक से जो है
गिर जाता है, अचानक से गिर जाता है। वैसे ग्रीष्म ऋतु में तो तापमान जो है बढ़ा हुआ रहता है, लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, 45 से 50 तक जाता है आजकल। तो यहाँ पे गिरता क्यों है, क्या कारण है, क्या कारण है भी इसका गिरने का? ये कारण है इसका उच्च शुष्कता, यानी यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर है नमी की मात्रा नहीं पाई जाती है, स्वच्छ आसमान होता है, रेतीली मिट्टी, वनस्पति की कमी, यही इसका मुख्य कारण है। ठीक है। उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब, नगन जो चट्टाने नहीं है, नगन चट्टान नहीं है, अरावली है, वही है चट्टाने हमारी, वहां पर तो वो हरा भरा क्षेत्र है, वहां पर तो वनस्पति की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है थोर्नवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में आता है वह है, हमें पता है जो सर्वाधिक जो भाग है अपना, सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल घेरता है वो है उत्तर पश्चिमी मरुस्थल, उत्तर पश्चिम मरुस्थल वो एरिया है। तो ये जो एरिया आता है वो DAW के अंदर आता है, DAW के अंतर्गत आता है थॉर्नवेट के अनुसार बात करें तो। ठीक है। तीन जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने तीनों ने वर्गीकरण किया है अलग अलग टाइप से, कोपेन है, थॉर्नवेट है, टिवाथ्रा है, इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे दो कथन दे रखे हैं, वो सांबर झील से रिलेटेड दिए हुए हैं। बात करें यहाँ पे सांबर झील की, तो सांबर झील जो है यहाँ पे बोला जा रहा है सांबर राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। जी हाँ, सबसे बड़ी है, और ये 8.7% जो है नमक का उत्पादन करती है, भारत के कुल नमक का। और ये जयपुर के अंदर है, डीडवाना कुचामन के अंदर है, और अजमेर के अंदर है फैली हुई है। तीन जिलों के अंदर इसका विस्तार है। इसका सांबर जिला है उसको 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, दोनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं, दोनों ही सत्य है। जी हाँ, सांबर सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान की। और बात करें जो देशांतर दे रखे 74 से 75 डिग्री देशांतर है उनके मध्य है, तो ये भी सही है यहाँ पे। अगला, मुहाने से उद्गम की ओर चंबल नदी पर स्थित बांधों का सही क्रम। मुहाने से जो है मुहाने से उद्गम की ओर बात करें यहाँ पे चंबल नदी की, चंबल नदी का उद्गम होता है यहाँ पे जानापाव की पहाड़ी है, यहाँ से उद्गम होके ये है इटावा, इटावा नामक स्थान पर है, यूपी के अंदर है, यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। और ये कुछ भाग है इसका बॉर्डर एरिया में भी बहता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, बॉर्डर में भी बहता है ये यहाँ पे ध्यान रखें। अब बात करें, ये पूछ रहा है इस एरिया से मुहाना, ये इसका क्या है? मुहाना है, और ये क्या है? उद्गम है। यानी इधर वाली साइड बांधों का क्रम पूछ रहा है हमसे। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आता है अपना गांधी सागर बांध है। कौन सा है? गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे है कोटा के अंदर है, वो है अपना जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध है। फिर है राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर है, राणा प्रताप सागर है। फिर है और एक अपना बच जाता है कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज, ये क्रम रहता है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक अपने कोटा बैराज नहीं दिया हुआ है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, यहाँ पे है कोटा बैराज आना था, वो नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सुमेलित करना है आपको। एक साइड में झीलें दे रखी है, दूसरी साइड में है वहां की झीलें दे रखी हैं। अजमेर के अंदर बात करें तो अजमेर में है इंजीनियर फोय के द्वारा निर्मित है फोय सागर झील है। डूंगरपुर में गेब सागर है, वो डूंगरपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर बात करें तो प्रताप सागर है, जोधपुर के अंदर है। जैसलमेर के अंदर है एक आंतरिक अपोवाई की सबसे लंबी नदी है जो एक झील का निर्माण करती है, बुज झील का, कांकनी, कांकनी या मसूरदी जो नदी है वो इसका निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना ए में है 3 है, बी में बात करें तो बी में 4 है, सी में बात करें तो 1 है, डी में बात करें तो डी में 2 है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लूनी नदी के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? लूनी नदी का उद्गम ये नाग है, उद्गम नाग पहाड़ियों से अजमेर से होता है। जी सही है। यह मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, ये मरुस्थल क्षेत्र में बहती है, सबसे लंबी नदी है। लेलड़ी नदी लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं उद्गम होता है इसका। अरे ये गलत दे रखा है,
यहाँ पे लीलड़ी नहीं होगा। यहाँ पे जो नदी है अरावली पहाड़ियों से नहीं निकलती है, और लूनी की सहायक है वो जोजड़ी नदी है। जोजड़ी नदी है जिसका उद्गम होता है वो होता है पोडलू गांव से। कहाँ से? पोडलू गांव से इसका उद्गम होता है, ये ध्यान रखें। पोडलू गांव है कहाँ का? नागौर का है, वहां से इसका उद्गम होता है। जबकि लीलड़ी नहीं है। लीलड़ी इसकी सहायक नदी तो है लूनी की, लेकिन इसका अरावली से ही उद्गम होता है। नेक्स्ट, इसकी कुल लंबाई 495। जी हाँ 495, और राजस्थान में 330 है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है असत्य है, ऑप्शन सी असत्य है, यही पूछा गया था हमसे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य यानी गलत कथन कौन सा है वो आपको चयन करना था। राजस्थान में मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में स्थल से समुद्र तल की ओर बहती हैं, यही यहाँ पे पहला ही पॉइंट जो है ना वो गलत दे रखा है। ये जो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहा है हमसे, ग्रीष्म ऋतु की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में क्या है, जो पवनें होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलना प्रारंभ करती हैं, उससे क्या है, मानसून पूर्व की वर्षा हो जाती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाले मानसून शाखाएं अरब सागर हैं। जी हाँ, अरब सागर सबसे पहले वर्षा करती है राजस्थान में, और ये 10% ही वर्षा कर पाती है, सबसे कम वर्षा है। और सबसे पहले राजस्थान में जो वर्षा होती है बांसवाड़ा के अंदर है, वो अरब सागरीय मानसून से ही होती है, इसीलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाली बंगाल की खाड़ी है। जी हाँ, ये 90% वर्षा इसी से होती है, और इससे वर्षा जो होती है अपने झालावाड़ के अंदर होती है। झालावाड़ और जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, उसमें इसी से वर्षा होती है। अरब सागर शाखा से अधिकांश वर्षा राजस्थान के दक्षिणी भाग में होती है। जी हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा में अरब सागरीय मानसून से ही वर्षा होती है, इसीलिए बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ना वहां पे ज्यादा होती है, तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहला ही यहाँ पे गलत है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है, सही है। नेक्स्ट बात करें, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस क्वार्टरजाइट, लाल लोमी मिट्टी, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के चरण से काली मिट्टी, हाँ जी, दक्षिणी पूर्वी भाग में हाड़ौती क्षेत्र में, ये जो हाड़ौती क्षेत्र की बात कर रहा है, हाड़ौती क्षेत्र में है, काली मिट्टी पाई जाती है, सही है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर है, काली मृदा पाई जाती है, सही है। नेक्स्ट, दक्षिणी भाग में फास्फोटिक शैलों के चरण से लाल मिट्टी पाई जाती है, ये यहाँ पे पॉइंट डी गलत दे रखा है, इसका राइट आंसर है डी हो जाएगा। सत्य नहीं है, यही पूछा गया था, डी इसका सत्य नहीं है, डी सत्य नहीं है। अगला है, कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, बात करिए यहाँ पे कुछ करेक्शन कर देता हूं मैं आपको। शुष्क खेती पश्चिमी राजस्थान में की जाती है, जी हाँ सही है। राजस्थान में झूमिंग कृषि, वालरा कृषि, जी हाँ झूमिंग है, वालरा है, स्थानांतरित है, जो भील जनजाति या फिर आदिवासियों के द्वारा की जाती है। मुख्यतः ये आदिवासियों के द्वारा, जो आदिवासी जनजाति है ना, आदिवासियों के द्वारा ये की जाती है, आदिवासियों के द्वारा ये की जाती है, ये ध्यान रखें, सही है। राजस्थान में आर्द्र खेती है, दक्षिणी पूर्वी भाग, जी हाँ आर्द्र खेती है वो दक्षिणी पूर्वी भाग में, ये सही है। कौन सा भाग है? दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती प्रदेश, कौन सा है? हाड़ौती प्रदेश है, सही है। नेक्स्ट, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ये गलत था। यहाँ पे वैसे तो ये सही भी था, पर यहाँ पे ये 10 देना था, ये सही है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, फसल है उसकी उन्नत किस्मों को मिलाइए। फसल और उसकी उन्नत किस्मों को आपको मिलाना है। बात करें यहाँ पे जो है चावल है, गेहूं है, चना है, कपास है। सबसे पहले सोनालिका हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सोनालिका, सोनालिका किसकी है? गेहूं की है। ए में, बी में एक है, बी में एक है, बी में एक, बी में एक, बी में एक, एक में ही है, तो ये सीधा सीधा अपना राइट आंसर हो जाएगा। ए में 3 है, ये बाला पुष्पा है, ये चावल की किस्में हैं। बात करें, बी में 1 है, सी में 2 है, चना की है, सी 235 है, एच 208 है। कपास की बात करें, देवीराज है, देवी तेज है, PST 9 है, ये सारी कपास की हैं। अगला क्वेश्चन है, एक साइड में आपको सिंचाई परियोजनाएं दे रखी है, दूसरी साइड में उनके जिले दे रखे हैं, उनको मेल करवाना है, मैच करवाना है। कूट वाला प्रश्न है। भीमसागर, भीमसागर आपको पता है झालावाड़ के अंदर है साथियों, गुड़गांव भरतपुर के अंदर है। ओराई, ओराई चित्तौड़गढ़ के अंदर है साथियों। जाखम प्रतापगढ़ के अंदर है, सोम माही जाखम आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे क्या हो गया? ए में 3 हो गया, बी में 4 हो गया, सी में, डी में 1 हो गया,
मतलब 3-4-2-1, 3-4-3-4-2-1, ये गलत है, ये भी गलत है, ये 3-4-2-1, सी इसका राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है? ये पूछा गया है। राजस्थान के राजसमंद अजमेर जिला में पन्ना निक्षेप पाए जाते हैं। जी हाँ, राजस्थान के राजसमंद और अजमेर में जो है पन्ना पाया जाता है। राजस्थान भारत में जिप्सम का लगभग अकेला उत्पादक है, ये भी सही है। राजस्थान में कार्बोनिफेरस युगीन लिग्नाइट कोयले सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये गलत दे रखा है। जो कोयले या फिर गैस जो तेल भंडार है वो आग्नेय चट्टानों से पाया जाता है, आग्नेय चट्टान पाई जाती है राजस्थान के अंदर है, ये ध्यान रखिए, कार्बोनिफेरस नहीं है। राजस्थान में फेल्सपार का अग्रणी जो है अजमेर है, अजमेर का भी स्थान पूछ ले तो मकरेड़ा है। कौन सा है? मकरेड़ा या फिर मकरेश है मकरेड़ा या मकरेश है, ध्यान रखिए। अगला है, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उद्योग, सही है ये। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जयपुर, ये भी सही है। ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा, ये भी सही है। लेकिन सी जो है रॉन्ग है। एल्कालाइन जो मोदी एल्कालाइन और केमिकल लिमिटेड है वो भरतपुर में नया होकर ये अलवर के अंदर है। कहां पर है? अलवर के अंदर है, ये ध्यान रखिए, अलवर के अंदर है। मोदी जो केमिकल एंड एल्कलाइन जो फैक्ट्री है वो कहां पर है? अलवर के अंदर है, ये गलत दे रखा है। अगला है, राजस्थान के जिले जो जहां पर पैटर्न के डेजर्ट सर्किट, कौन से सर्किट की बात कर रहा है? डेजर्ट, डेजर्ट मतलब मरु त्रिकोण की बात कर रहा है ये। मरु त्रिकोण के अंदर है 3 जिले आते हैं। एक तो आता है जैसलमेर आता है, जैसलमेर आता है। दूसरा आता है बीकानेर आता है, बीकानेर आता है। और तीसरे की बात करिए तो जोधपुर आता है, साथ जोधपुर आता है। एक और चौथा जो है ऐड किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आज तक इसी का पूछा गया है। एक बाड़मेर को भी ऐड किया गया है इसके अंदर। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ये देखो, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर है, ये 3 ऑप्शन में दे रखे हैं। बाड़मेर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अपने तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो जो है इसमें देखो, बाड़मेर, जयपुर दे रखा है, जयपुर तो इसमें आता ही नहीं है, इसमें भी जयपुर है, ये इसमें भी जयपुर है, जयपुर तो आएगा ही नहीं इसमें। तो अपने को 3 ऑप्शन में दे रखे, तो तीनों ही अपने को राइट करने होंगे। अगला है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्वीकृत किया गया है। ये जो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान है उसके अंदर क्या है? क्या जो किसानों को किस योजना के तहत क्या योजना इसमें दी जाएगी, क्या लाभ दिया जाएगा, वो पूछा गया है। तो इसके अंदर है निःशुल्क बिजली, नहीं। किसानों को 24 नहीं, ये भी इसके अंदर शामिल नहीं है, ये अलग योजना है। ये इसमें जो इस योजना के अंदर शामिल है वो है किसानों के लिए जो सोलर पंप है, सोलर पंप को जो है सुविकसित करना है, किसानों के लिए उपलब्ध करवाना है, वो सारी चीजें हैं इस योजना के तहत शामिल की गई है। इसका राइट आंसर डी होगा, इसका राइट आंसर डी होगा। तो ये थे अपने ज्योग्राफी के 18 से लेकर 34 तक के क्वेश्चन थे। बाकी आपको जो है इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन करवाए गए हैं, 18 से 34 तक ज्योग्राफी के है, बाकी जो आपकी हिस्ट्री और कल्चर के करवाए गए हैं। ठीक है, आशा और उम्मीद है आपको पूरा टेस्ट समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।